ठीक है, परजीविता, पैरासाइटिज्म। ध्यान दीजिएगा, इधर सारा बिंदु लिख लिया इसलिए यहां ध्यान दीजिए। परजीविता का मतलब क्या हुआ कि भाई एक परजीवी होगा और ये परजीवी जो होगा किसी पोषक पर या किसी पोषक में, दोनों बातें हैं, या तो पर कहा या तो में, ठीक है। यानी कि अगर पर कहा तो उस पोषक के ऊपर होगा, में कहा तो इस पोषक के अंदर होगा, और बिना मारे इस पोषक से क्या प्राप्त करता रहेगा, ये पोषण प्राप्त करता रहेगा। यहां से ये लगातार पोषण लेता जा रहा है। अब पोषण लेता जा रहा है तो इस परजीवी का क्या होता जा रहा है, फायदा होता जा रहा है, इस पोषक का नुकसान होता जा रहा है। तो इसका जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस माइनस का, ठीक है। बस याद क्या रखना है कि परजीविता में पोषक को मारा नहीं जाता है। जगह कहां पे मार देते थे पोषक को, पर भक्षण में, ठीक है। परभक्षण प्रक्रिया है। अब परभक्षी कौन है, जो परभक्षण करता है, बात समझे। तो परभक्षण और परभक्षी दोनों में अंतर है, ठीक है। चलो पहला बिंदु समझ में आया। दूसरा बिंदु क्या लिखा है इनके बारे में, चलो बहुत खूब। हमने क्या बोला कि ये जो परजीवी है और ये जो पोषक है, ये दोनों एक साथ साथ क्या करते हैं, सह विकास करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, देखिए सह विकास का मतलब क्या, जरा समझिएगा। सह माने साथ साथ, विकास माने समझ ही रहे हो ना, ठीक है। अब यहां पे हमने दिखा दिया एक परजीवी और इधर एक पोषक। सुनना ध्यान से, ये परजीवी इस पोषक से लगातार क्या लेता है, पोषण ले रहा है, ठीक है। अब इस पोषक ने क्या किया कि इसके वजह से, किसकी वजह से, परजीवी की वजह से परेशान हो रहा था कि भाई हमें क्या हो रही है, समस्या हो रही है। लगातार ये परजीवी क्या कर रहा है, पोषण प्राप्त कर रहा है इससे। तो इस पोषक ने अपने अंदर लाया क्या, परिवर्तन। बात समझे, क्या ला दिया, परिवर्तन, बदलाव ला दिया अपने अंदर। अब बदलाव ला दिया तो क्या हो जाएगा कि अब इस पोषक से ये परजीवी पोषण नहीं ले पाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस परजीवी जो है ये इस पोषक से पोषण नहीं ले पाएगा, क्यों, क्योंकि इस पोषक ने अपने अंदर क्या ला दिया है, परिवर्तन ला दिया, ठीक है। परिवर्तन मतलब क्या कर लिया, अपना विकास कर लिया, और कुछ ऐसा विकास किया है कि जिसके दौरान अब ये परजीवी इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन समस्या क्या हो जाएगी कि अगर इस पोषक से ये परजीवी पोषण नहीं लेगा तो इसकी संख्या क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, मरने लगेगी। तो ये भाई साहब भी क्या करेंगे, परिवर्तन लेकर के आएंगे अपने अंदर विकास करेंगे, ठीक है। तो अब ये भी विकास कर लेगा, ठीक है। अब ये विकास कर लेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से ये पोषण प्राप्त करने लगेगा, फिर से पोषक क्या करेगा, अपने आप को बचाने का काम करेगा, फिर से विकास करेगा, फिर से परिवर्तन लाएगा। उसके साथ साथ ये परजीवी भी क्या करेगा, फिर से अपना विकास करेगा। क्या दोनों का विकास साथ साथ नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है ना। इसी बात को कहते हैं क्या कि परजीवी और पोषक दोनों साथ साथ सह विकास करते। बात समझ में आ गई। अब सोचो कि पहले हम लोग क्या करते थे, मच्छर वगैरह से बचने के लिए क्या ऑल आउट लगाते थे, ठीक है। ऑल आउट लगाया, कॉइल लगाया, पहले ढंगिला जाता था सब, अब कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपने उनसे बचने के लिए अपने आसपास कुछ ना कुछ बदलाव किया। हमारे अंदर सपोज मान लिया जाए कि मलेरिया का कहीं ना कहीं प्लाज्मोडियम चला गया हमारे अंदर, चलो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं अपने अंदर, जैसे दवा वगैरह लेते हैं हम लोग, दवा से बचते हैं, ठीक है। अब उस दवा का भी असर नहीं होता है उन पर, क्यों, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया, अपने अंदर परिवर्तन किया, बदलाव लाया है अपने अंदर, ठीक है। फिर आपने क्या किया, और तगड़ा दवा लिया आपने, और तगड़ा दवा लिया तो वो मरने लगे। फिर उन्होंने क्या देखा कि भैया हमारी जनसंख्या कम हो रही है, और बदलाव किया उन्होंने, अब वो नॉर्मल दवा फिर से काम नहीं करेगी। बात समझे, यानी कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, अपने आप में परिवर्तन लाते रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सह विकास कहते हैं। बात समझ में आ गई।
तीसरा बिंदु इनका जीवन चक्र के बारे में है। क्या बोला कि इनका जो जीवन चक्र है काफी जटिल होता है। कैसे जटिल होता है, ये इसको प्रमाणित करते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग जीवन चक्र में प्लाज्मोडियम का। सुनना ध्यान से, ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये परजीवी है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है वो दो जीवों में संपन्न होता है। पहला जो है वो है मच्छर और दूसरा मनुष्य। जब ये प्लाज्मोडियम मच्छर के लार में होता है या मच्छर के शरीर में होता है, उस समय वो कौन सा जनन करता है, लैंगिक जनन करता है। और जब वो मनुष्य में आता है तो कैसा जनन होता है, अलैंगिक। तो कुल मिला जुला करके इसका जीवन चक्र जटिल नहीं लग रहा। सोचो कि हमारा जीवन एक ही शरीर में बीतता है, ऐसा होता कि आधा जीवन हम लोग अपने शरीर में बिताते और आधा जीवन किसी और के शरीर में, तो काफी जटिल हो जाता। वैसे ही प्लाज्मोडियम जो है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, जीवन चक्र पूरा करना मतलब क्या होता है कि हमने जन्म लिया और हमने किसी को जन्म दिया, तब जाकर के ये जीवन चक्र क्या होता है, हमारा पूरा होता है। और ये कार्यकाल कब से कब का होना चाहिए, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो इसने जन्म लिया, फिर इसकी मृत्यु हुई, उस बीच में इसने क्या किया, तो अपना लैंगिक चक्र पूरा किया किसमें, मच्छर में, और अलैंगिक चक्र पूरा किया किसमें, मनुष्य में। तो इनका जीवन चक्र क्या होता है, काफी कठिन होता है, जटिल होता है। इसी के जैसा एक दूसरा एग्जाम्पल टीनिया सोलियम। ये टीनिया सोलियम भी जो है एक प्रकार का परजीवी है, ठीक है। अब ये टीनिया सोलियम जो परजीवी है यूं अपने अंडे इधर उधर दे देते हैं, ठीक है। अब वो अंडे तो दे दिए इधर उधर, अब इसके अंडे को खा लेता है कौन, सूअर। अंडे को खा लेता है या भोजन के क्रम में, देखो क्या होता है कि ये सब बहुत ही गंदगी भरे क्षेत्र में मिलते हैं, कौन, टीनिया सोलियम, ठीक है। और उस गंदगी भरे क्षेत्र से घूमता हुआ आया कौन, सूअर। इसने भोजन के रूप में जो भी लिया उसमें किसके अंडे मिल जाएंगे, टीनिया सोलियम के अंडे मिल जाएंगे। अब टीनिया सोलियम का अंडा कहां चला गया, इस सूअर के अंदर। अब कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो क्या करते हैं, सूअर के मीट को खाते हैं, ठीक है। अब सूअर के मीट को कहा जाता है बच्चा पॉर्क, यानी कि मनुष्य जो होते हैं किसको खा लेते हैं, पॉर्क को खा लेते हैं, ठीक है। अब पहला ये टीनिया सोलियम किसके यहाँ पहुंच गया, सूअर के शरीर में पहुंच गया। अब सूअर के मीट को जो व्यक्ति खाते हैं, हालांकि इंडिया से बाहर ज्यादा लोग खाते हैं, इंडिया में भी खाने वाले बहुत लोग हैं, तो इसके सूअर के मीट को यदि अच्छे से नहीं पकाया, थोड़ा मोड़ा कच्चा रह गया, बढ़िया से बेहतरीन तरीके से नहीं पकाया, और इस सूअर के मीट को यानी कि पॉर्क को किसने खा लिया, मनुष्य ने खा लिया, तो अब ये टीनिया सोलियम किसके अंदर चला जाएगा, मनुष्य के अंदर चला जाएगा। क्या इसका जीवन चक्र भी दो जगह पे नहीं संपन्न हो रहा है, एक समय कब था जब वो सूअर में था, दूसरा कब जब वो मनुष्य में था। तीसरा एग्जाम्पल टीनिया सेजिनेटा। अब टीनिया सेजिनेटा जो है ये भी काफी गंदगी भरे क्षेत्र में तो नहीं रह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इधर उधर रहते हैं जहां पे जो चरगाही जंतु होते हैं, खास करके गाय और भैंस, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं मवेशी, सीधा सीधा। तो जो मवेशी होते हैं घास फूस खाने के क्रम में क्या हो जाता है कि ये टीनिया का सेजिनेटा जो जाति है वो चला जाता है किसके शरीर में, मवेशी के शरीर में, और जा करके फैल जाता है इसके पूरे शरीर में, जैसे कि फैला था किसके शरीर में, सूअर के शरीर में। तो अब इस मवेशी के मांस में कौन मिल रहा है, टीनिया सेजिनेटा, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गाय और भैंस को भी खाने वाले हैं, ठीक है। तो गाय और भैंस को खाने वाला कौन, मनुष्य, ठीक है। और गाय और भैंस के मीट को कहा जाता है बीफ। तो क्या हुआ कि इस मवेशी के मीट को यानी कि बीफ को खा लिया किसने, मनुष्य ने। अब कब स्थिति आएगी ऐसी कि जब मवेशी के मीट को थोड़ा सा कच्चा रखा गया है, बढ़िया से पकाया नहीं गया है, ऐसी स्थिति में ये टीनिया सेजिनेटा इस मवेशी के मांस से होता हुआ कहां चला जाएगा, मनुष्य में चला जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके जीवन चक्र के। चौथा बिंदु क्या है,
चौथा बताओ। हाँ चलिए, अब ये जो पोषण प्राप्त करते हैं, या तो ये पोषक के शरीर के ऊपर रहते हैं या तो पोषक के शरीर के अंदर रहते हैं। तो उस हिसाब से ये दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। एक को कहते हैं इंडो पैरासाइट और दूसरे को कहते हैं एक्सो पैरासाइट। जो शरीर के ऊपर रहते हैं उसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जू हो जाएगा क्या, अरे सॉरी उल्टा लिख दिए, अंत में पहले देखते हैं एग्जांपल। अंत में कौन हो जाएगा आपका, इधर जितना भी दिया है हमने, चाहे इधर प्लाज्मोडियम है, टीनिया सोलियम है, टीनिया सेजिनेटा है, एस्केरिस है, उसके साथ साथ वुचेरेरिया जिसे क्या होता है, हाथी पांव होता है। ठीक है, हालांकि वो गोल क्रीमी होता है, उसको ना लिखिएगा, गलती से भी ना लिखिएगा, वो गोल क्रीमी होता है। एस्केरिस हो गया, उसके बाद उधर का एग्जांपल दे दीजिएगा, सारा का सारा किसमें, अंतः परजीवी में। बचा कौन, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी का एग्जांपल हो जाएगा आपका जू। जू क्या होता है, शरीर के ऊपर होता है, बाहर होता है। उसके बाद आपका दीमक, फिर चेचड़े। अब चेचड़े जैसे किलनी देखे हो, किलनी समझते हो, गाय भैंस में काला काला सा लग जाता है। अगर घर में कुत्ता पाला है तो कुत्ते के शरीर में भी क्या हो जाता है, काला काले से लग जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उनका खून चूसते रहते हैं। उनको चेचड़े भी कहते हैं, किलनी भी कहते हैं, जो अपने लोकल भाषा में कहते हैं। और भी कुछ बिंदु, दीमक जो लकड़ी में लगते हैं ना परजीवी, वो कहलाते हैं क्या, दीमक। अब वो भी हमारे शरीर पर आ जाते हैं, दीमक। लकड़ी को खोखला बना देते हैं वो दीमक, और वो दीमक कहीं ना कहीं मनुष्य के शरीर के ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जोंक देखे हो, ठीक है, तो जोंक भी क्या करता है, आपके शरीर से पोषण प्राप्त करता रहता है, तो वो परजीवी हो जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, पोषक हो जाएंगे। खत्म किया, और कोई पॉइंट था, अरे एगो ब्रूड परजीविता रह गया ना, वो खत्म कर देते हैं इसी के साथ साथ। ब्रूड परजीविता देखो कितना, 4 बिंदु हुआ, 5वां बिंदु यही खत्म कर देते हैं। क्या है, ब्रूड परजीविता। अब ब्रूड परजीविता का मतलब क्या होता है, कोयल जानते हो, कोयल की कहानी जानते हो। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, ठीक है, वो क्या करती है कि जाकर के कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है। कौवा बेचारा थोड़ा सा होता है ना समझ, उसको अपने अंडे में और कोयल के अंडे में फर्क समझ में नहीं आता। अब वो कहीं मान लो घूमने गया है अपना घोंसला छोड़ करके, और उसके घोंसले में आएगी कौन, कोयल। कोयल आकर के अंडा दे देगी। जब वो घूम फिर के वापस आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें अंडा बढ़ा है या घटा है। साथ ही साथ उसको अपने अंडे में और उस कोयल के अंडे में भी फर्क नहीं समझ में आएगा। वो क्या करता रहेगा बेचारा, अपने शरीर की ऊर्जा खर्च करता रहेगा, उस अंडे को सेकता रहेगा। अंडे को सेकना मतलब क्या होता है कि जिस जीव का या जिस पक्षी का अंडा होता है, वो पक्षी या फिर वो जीव उस अंडे के ऊपर बैठते हैं, और क्या होता है कि उनके शरीर की गर्माहट उस अंडे को सेकने का काम करती है। अर्थात उसके अंदर पड़ा हुआ जो युग्मनज है धीरे धीरे बदलेगा, किसमें, भ्रूण में, भ्रूण से बदल जाएगा किसमें, एक शिशु में। इसकी एक अपनी मतलब की क्या होती है, और कुछ समय लगता है ये सब कुछ होने में। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडा सेकन कहते हैं या अंडे को सेकना कहते हैं। अब सेकने का काम कौन कर रहा है, कौवा। सारी ऊर्जा किसकी खर्च हो रही है, कौवे की, ठीक है। और किसका बाल बुतरू पल रहा है वहां पे, कोयल का। कोयल का क्या हो गया, फायदा हो गया क्या, ठीक है, और उस कौवे का क्या हो गया, नुकसान हो गया। उसको कहते हैं क्या हम लोग, ब्रूड परजीविता। खत्म हो गया बच्चा आपकी परजीविता। चलें इसको भी खत्म कर लेते हैं। देखो स्पर्धा बहुत इजी है, इसके लिए एग्जाम्पल आपके माइंड में बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल बताएंगे हम उसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वहां से सवाल बनते। स्पर्धा, कंपटीशन, ठीक है। अब यहां पर
स्पर्धा हो रही है, लड़ाई हो रही है आपस में, किस चीज के लिए? संसाधन के लिए। और संसाधन क्या होते हैं? तो वे वस्तुएं या फिर वे आवश्यक चीजें जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? संसाधन। और यदि इस संसाधन के लिए लड़ाई हो रही है, उसको क्या कहते हैं? स्पर्धा। और ये लड़ाई दो प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला तो ये संबंधित जातियों में हो सकती है। अब संबंधित जातियों मतलब कि एक ही प्रकार के जाति में, इसको क्या कहेंगे? अंतरा जातीय। यदि एक ही प्रकार के जातियों के बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है किसी संसाधन को लेकर के, इसको क्या कहेंगे? संबंधित स्पर्धा, या तो फिर कहेंगे अंतरा जातीय स्पर्धा। दूसरा, अलग अलग जातियों में भी हो सकती है, तो उसके लिए क्या है? असंबंधित, यानी कि उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, उनकी जाति का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाजुला कर क्या होंगे? अलग अलग जातियां होंगी, तो उसको क्या कहेंगे? अंतर जातीय। यहां पर एक समान जाति होगी और यहां पर क्या होगी? अलग अलग जाति होगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बिंदु, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तीसरा बिंदु क्या लिखा? गॉस का नियम है। चलिए गॉस का नियम पढ़ते हैं। किन किन को याद है गैलापागोस? याद है? गैलापागोस पे कौन गए थे? डार्विन। ठीक है, और हमने डार्विनिज्म पढ़ा था। ठीक है, अब गैलापागोस की कहानी है। ठीक है, गैलापागोस महाद्वीप पर जाएंगे वापस आपके गॉस, और जाइए देखते हैं कि गॉस जाकर के क्या कर रहे हैं वहां पे। गॉस का नियम देख रहे हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको? स्पर्धी अपवर्जन का नियम। स्पर्धी अपवर्जन का नियम। देखिए किसने दिया था ये? गॉस ने। और कहां की बात है ये? गैलापागोस। ये क्या एक महाद्वीप है या द्वीप? गैलापागोस द्वीप। अब उन्होंने वहां पे क्या देखा? देखिए समझते हैं हम लोग। किसने? गॉस ने। वो वहां पे जाके देखे तो पता चला कि इस गैलापागोस द्वीप पर मिल रहा है कछुआ। ठीक है, और ये कछुआ जो है भोजन के रूप में खा रहा है किसको? घास को। ठीक है, इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था, चुपचाप ये, इसकी संख्या वहां पे बहुत ज्यादा है। किसकी? कछुआ की। अब वो कछुआ, अब कौन सा कछुआ था? इसका नाम था एबिंगडन। एबिंगडन कछुआ की जाति है, एबिंगडन। ठीक है, एबिंगडन कछुआ मिल रहा था वहां पे। वो क्या कर रहा था? अपना जीवन यापन कर रहा था। क्या करके? घास को खा करके। कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तब तक धीरे धीरे वहां पर इसी गैलापागोस द्वीप पर आने लगी कौन? बकरियां। ठीक है, अब कहां से आ गई ये कोई सवाल ना करेगा बाबू। गैलापागोस द्वीप है जहां पे बहुत बड़ा जंगल है, जंगल में एक जाति नहीं अनेकों जातियां होती है। अब घूमते फिरते कौन आ गई वहां पर? बकरियां आ गई। ठीक है, तो बकरी का भी भोजन क्या होता है? घास होता है। ये भी घास का लगी सेवन करने। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा और अपना एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने साफ साफ एक ही बात कही। इन्होंने कहा कि यदि दो जीवों का, ठीक है, या दो अलग अलग जीवों का, दो अलग अलग जातियों का यदि संसाधन समान हुआ, ठीक है, तो क्या होगा भाई? उन्होंने कहा कि यदि कोई संसाधन ऐसा है जिस पर दो जीव या दो अलग अलग जातियों के जीव आश्रित हैं,
तो दिक्कत क्या आएगी कि जो इनमें से ज्यादा मजबूत होगा, जो इनमें से ज्यादा प्रभावी होगा, वो अप्रभावी वाले को वहां से हटा देगा, नहीं रहने देगा। बात समझ में आया? अगर ये बकरियां इन कछुओं से ज्यादा मजबूत निकली तो इस क्षेत्र में जहां पर पहले एबिंगडन नामक कछुआ मिल रहा था, अब ये यहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रभावी होगा वो अप्रभावी वाले को हटा देगा, नहीं रहने देगा। रीजन क्या है कि इनका संसाधन क्या है, समान है। और इसी बात को कहते हैं क्या हम लोग, स्पर्धी अपवर्जन का नियम। तो बात समझ में आई? स्पर्धी अपवर्जन का नियम क्या है? इसका एक स्टेटमेंट याद रखेंगे, यदि दो जातियों का, दो अलग अलग जीवों का संसाधन समान हुआ तो संसाधन समान होने के वजह से जो जीव प्रभावी होगा वो अप्रभावी जीव को उस क्षेत्र से हटा देगा, गायब कर देगा। रीजन क्या है कि इनके संसाधन समान है। इसी को कहते हैं स्पर्धी अपवर्जन का नियम। बात समझ में आ गई? उसको जगाओ, लड़कियां सूत रही है, देखो कौना दुनिया में हो बचिया, तबीयत सही नहीं है तो घरे रहना चाहिए है? ठीक है। अब एक अंतिम रह गए, कौन? मैक आर्थर साहब। अब उनकी बात भी जरा सुन ले। उन्होंने क्या कहा ना भाई, बोला ठीक है कोई बात नहीं, आया ये गॉस साहब पे थोड़ी सी टिप्पा टिप्पणी हुई, अरे ठहर जाओ, लिखवा दिया है ना, आराम से उतार लेना। तो मैक आर्थर साहब जब आए तो उन्होंने गॉस साहब के इस नियम पे थोड़ा सा टिप्पा टिप्पणी किया, कहा कि आपके अनुसार जो आपने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन यदि मैं इन दोनों जातियों के लिए संसाधन बांट दूं तब इधर भी घास दे दिया जाए और तब आपस में स्पर्धा नहीं होगी, यह स्पर्धी अपवर्जन नहीं होगा। यानी कि कोई प्रभावी जाति दूसरे अप्रभावी जाति को वहां से विलुप्त नहीं करेगी। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, आपके मैक आर्थर वाले में। खत्म कर दिए इसको। मैक आर्थर का बस एक बिंदु है, वो भी आपको समझा देते हैं। हालांकि स्पर्धा हम लोग के यहां भी होता है ना, एक एक बिता जमीन के लिए भी स्पर्धा होता है। और स्पर्धा ऐसा होता है कि एक का पूरा ही नुकसान हो जाता है, कोनो जान से भी हाथ धो बैठता है। हुआ ऐसा ना, एक एक बिता जमीन के लिए लोग मारामारी कर बैठते हैं। देखो सिस्टम क्या कहता है, लड़ना चाहिए किसके लिए, संसाधन के लिए। देखिए असंबंधित का एक एग्जाम्पल पूछता है आपसे, कितने लोग को याद है ये शब्द, प्राणी प्लावक, इसको कहते हैं हम लोग जू प्लैंकटन। याद है? जू प्लैंकटन प्राणी प्लावक। क्या है? पानी की सतह पर पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनको कहते हैं क्या, प्राणी प्लावक। ऐसे ही होते हैं पादप प्लावक, ऐसे पादप जो पानी की सतह पर तैरते हैं उनको कहते हैं पादप प्लावक। ये क्या है, जंतु है। तो प्राणी प्लावक वे प्राणी, वे जो पानी की सतह पे तैरते हैं उनको कहते हैं क्या, प्राणी प्लावक। और ये होते हैं एक प्रकार से क्या कहते हैं उसको, परपोषी होते हैं। परपोषी माने जो अपना भोजन स्वयं ना बना सके, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। कोई भी प्राणी है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। हम लोग भी क्या है, प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या, नहीं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए सर किचन में तो हम ही जाके बनाते हैं, किचन में बनाते हो, लेकिन वो भोजन आया कहां से, किसी ना किसी से तो आया है ना, आप उस पर आश्रित हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये भी क्या है, एक प्रकार का परपोषी है। ये अपना भोजन खुद से नहीं प्राप्त करता है, दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, और इस पर आश्रित होती है एक मछली। और ये कहानी है आपके कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की है, शायद अमेरिका की है, चलो कोई बात नहीं, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण साउथ में होता क्या है, हे प्रभु, दक्षिण अमेरिका की घटना है। और ये घटना कहाँ की, एक झील की है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। चलो
तो दक्षिण अमेरिका में एक झील की कहानी है, ठीक है। उस झील पे सतह पर मिलते थे कौन? प्राणी प्लावक, जो होते हैं कैसे? परपोषी, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अब इस प्राणी प्लावक पर आश्रित था या आश्रित थी वहां की झील की मछलियां। ठीक है। अब यहां जो मछली है वो मछली क्या करती थी? पानी की सतह पर आती थी और इनको अपने भोजन के रूप में ले लेती थी, खा जाती थी। ठीक है। अब यहां तो कोई स्पर्धा समझ में नहीं आई, ये खा गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद जहां पर ये मछलियां रह रही हैं इस झील में, इस झील के आसपास आ गया एक पक्षी जिसका नाम है फ्लेमिंगो। ठीक है। अब फ्लेमिंगो कौन है? एक पक्षी है। ठीक है। अब ये पक्षी आया और ये क्या कर दिया कि इसने भी इसी के भोजन को चुराना शुरू कर दिया। यानी कि फ्लेमिंगो मछली आई, उसके सतह पे कौन मिल रहे हैं? प्राणी प्लावक। अब इस प्राणी प्लावक को खाना शुरू कर दिया किसने? फ्लेमिंगो ने। अब क्या लगता है मछली छोड़ देगी इसको? खाने देगी क्या? नहीं। तो इस फ्लेमिंगो में और इस मछली में क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा, स्पर्धा हो जाएगा। नुकसान इस मछली का भी होगा, नुकसान इस पक्षी का भी होगा। ठीक है। तो यहां से कुछ एग्जाम्पल बनते हैं, आपके कुछ एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो ये किस प्रकार का स्पर्धा हुआ? अंतर जातीय की अंतरा जातीय? अंतर जातीय। अब उसके बाद एक बात आती है क्या? मैक आर्थर साहब की, उनको भी खत्म कर लेते हैं हम लोग। मैक, इसको लिख लीजिएगा पहले वाले बिंदु में एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसको ध्यान दीजिए, मैक आर्थर। अब मैक आर्थर साहब ने क्या बोला कि भाई जो संसाधन है, और ये टिप्पणी है, किस पर टिप्पणी है? गॉस साहब के थियरी पर, स्पर्धी अपवर्जन का जो नियम है उस पर टिप्पणी है। स्पर्धी अपवर्जन में क्या कहा गया है कि जब दो जातियां हैं या दो अलग अलग जीव हैं, उनका संसाधन यदि क्या है? समान है, तो आपस में लड़ाई होनी ही होनी है। उन्होंने कहा भाई काहे लड़ाई करा रहे हो, आप ऐसा करो कि इस संसाधन को आधा आधा बांट दो, फिर आपस में स्पर्धा और लड़ाई नहीं होगी। तो ऐसे कह तो दिया इन्होंने कि चलो आधा आधा बांट दिया जाए संसाधन। क्या लगता है कि ये बात किसको कहा गया? गॉस जी को। ठीक है। अब गॉस भी इस बात को क्यों माने? उन्होंने कहा भैया नहीं, हमने तो देखा है कि भैया संसाधन एक समान है, संसाधन को आप बांटोगे कैसे? ठीक है। तब आर्थर साहब ने कहा था कि भाई संसाधन को बांटना नहीं है, हमारे जीव इतने ज्यादा विवेकी हैं कि वो स्वयं इस चीज का, संसाधन का क्या कर लेंगे? विभाजन कर लेंगे। और आर्थर साहब ने भी क्या देखा था? कुछ प्रमाण दिया था, और वो प्रमाण किसका है? फुदकी का। फुदकी एक पक्षी है, हाँ भाई, इसका नाम है फुदकी। फुदकते रहती है, छोटी सी पक्षी है। ठीक है। और ये गोल्डन ब्राउन टाइप की, हल्का सा येलो कलर की पक्षी होती है। कौन? फुदकी। फुदकी कौन है? पक्षी। अब इन्होंने क्या देखा था? किसने? मैक आर्थर ने देखा था कि फुदकी जो है एक ही पेड़ पे रह रही है। ठीक है। और इनके बीच में आपस में रहने के लिए और भोजन के लिए काफी लड़ाई होती थी। ठीक है। एक पेड़ है बहुत बड़ा, और उस पेड़ पे क्या है कि फुदकी नाम की चिड़िया रह रही है। ठीक है। बहुत सारी चिड़ियाएं रह रही हैं फुदकी। अब इनके बीच में आपस में लड़ाई हो रहा था। लेकिन मैक आर्थर साहब ने बहुत अच्छी चीज देखी। उन्होंने क्या देखा कि जो ये फुदकी चिड़िया है, ठीक है, पेड़ देखो काफी हाइट में होते हैं, और पेड़ की हाइट के अनुसार अलग अलग मौसम तो नहीं कह सकते, अलग अलग टाइप का वातावरण हो जाता है, चाहे वो भोजन के लिए या आवास के लिए। जो नीचे रहेंगे उनको कहीं ना कहीं फल वगैरह भी मिल जाएगा, कीट वगैरह भी मिल जाएंगे। पेड़ में यदि और ऊपर चले जाओ तो कुछ खाने के लिए अलग चीजें मिलेंगी, और ऊपर चले जाओ तो खाने के लिए अलग चीजें मिलेंगी। तो इस फुदकी चिड़िया ने क्या किया कि आपस में इन्होंने संसाधन को बांट लिया। कुछ इस टहनी पे चले गए, कुछ इधर आ गए, कुछ नीचे चले आए, कुछ और नीचे चले आए, और कुछ और ऊपर चले गए। आपस में लड़ाई हो गई इनकी बंद। जिनको जहां पे जो मिलता था वही खाने लगे। तो मैक आर्थर साहब ने देखा कि फुदकी एक ही जाति है, इसमें से कुछ फुदकी ऐसी है जो फल खाती है, कुछ ऐसी है जो कीड़े मकोड़े को खाती है, कुछ ऐसी है जो कैटरपिलर को खाती है। तब इनको क्या एहसास हुआ कि यदि संसाधन आपस में बांट लिया जाए तो इसके बीच में स्पर्धा नहीं होगी। बात समझ में आ गई? और इसका प्रमाण किसको दिया था? इन्होंने फुदकी को दिया था। इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ समाप्त।